Hello, my dear students. How are you all? Welcome to Safalta Study School. That is the online platform from Sri Ganganagar, Rajasthan. So, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, बहुत खुश होंगे, है ना? तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की हमारी नई वीडियो को। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू पोम, है ना? हमारी पोम नंबर 2। ओके, तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे चिल्ड्रन हमारी टीचिंग सेशंस को। तो इसी तरह से अपने आप लोगों ने क्या करना है, हम जो भी टीचिंग के सेशंस यहाँ पे रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। ओके, यू हैव टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट, ओके, सो दैट हम अच्छे से अपने बोर्ड रिजल्ट को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ओके चिल्ड्रन, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का चैप्टर, सॉरी आज की जो पोम है, पोम नंबर 2, है ना? पोम नंबर 2 का जो हमारा नेम है दैट इज फायर एंड आइस, है ना? वेरी स्वीट, वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल पोम, है ना? शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल सी पोम है, दैट इज फायर एंड आइस। ओके, फर्स्ट पोम हमने पढ़ी थी, फर्स्ट पोम का जो नेम था दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। ओके, फर्स्ट पोम का जो नेम है दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। ओके, डस्ट ऑफ स्नो दैट वाज रिटन बाय, सॉरी दैट हैज बीन रिटन बाय, हम वाज नहीं यूज करेंगे क्योंकि इट हैज बीन रिटन बाय अ वेरी फेमस नेचर पोएट दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने राइट की ये वाली पोम? द पोम हैज बीन रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो अब हम जो सेकंड पोम को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चिल्ड्रन, वी आर गोइंग विद द न्यू पोम, और इस पोम का जो नेम है वो है फायर एंड आइस। ओके, और फायर एंड आइस जो है ना, ये भी चिल्ड्रन सेम ही पॉइंट के थ्रू राइट की गई है। ओके, अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है चिल्ड्रन कि जब भी आप कोई भी पोम करेंगे तो आपको साथ में एक तो पॉइंट का नेम याद करना है, यू हैव टू मेमोराइज इट, आपको अपने माइंड में इसको फिट करना है। क्या? नेम ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स के नेम्स को हमें फिट करना है। व्हाई, क्यों हमें फिट करना है? बिकॉज क्या रहता है कि नो डाउट कि क्वेश्चन पॉइंट से रिलेटेड नहीं आने वाला है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। ओके, बट वी शुड नो इफ वी आर रीडिंग द पोम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर पोएट, तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो that what is the quality of that poet, okay, and how he used to create, या how he used to write down, या how he used to work for his poetry। okay, अब उसकी पोइट्री का जो वर्क है वो किस फेज में है, कैसा है, ओके, एंड व्हाट आर द सिंबल्स यूज, तो किस फेज में जा रहा है, कैसे उनका मैसेज वाली पॉम्स हैं या ह्यूमरस पॉम्स है ना? तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट में हमें क्लियर हो जाता है। तो एक चीज तो हमारे माइंड में हमें ये चीज बिठानी है, क्या? that we have to memorize, we have to remember the names of the poets। okay, टोटल कितनी पॉम्स है चिल्ड्रन हमारे सिलेबस में? देयर आर टोटल 10 पॉम्स। कितनी पॉम्स हैं? देयर आर टोटल 10 पॉम्स। ओके, सो 10 पॉम्स में से हमारे फर्स्ट और सेकंड जो पॉम नंबर 1 है दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, पॉम नंबर 1 जो है वो कौन सी है? दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। एंड पॉम नंबर 2 जो है दैट इज फायर एंड आइस, है ना? ये पॉम का नेम है। सो ये दोनों ही जो पॉम्स हैं ये किसने राइट किए हैं? बोथ द पॉम्स आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने राइट किए हैं? ये दोनों ही पॉम्स राइट की हैं किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके चिल्ड्रन, तो देखिए 10 में से हमारी 2 पॉम्स तो यहाँ कवर हो रही है, तो इट मींस हमें कितने पॉम्स, कितने पॉइंट्स को लर्न करना है? वी हैव टू लर्न ओनली 9 पॉइंट्स। हमें 9 पॉइंट्स के नेम्स को लर्न करना है। क्यों? क्योंकि 1 तो यहाँ पे कवर हो रही है ना? क्लियर हुआ? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारी फर्स्ट और सेकंड पोम राइट कर रहे हैं, है ना? जो ऑथर है, राइट पोएट है, वो हमारी फर्स्ट और सेकंड पोम के वो कौन है? ही इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और अनदर थिंग इज कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन, एंड इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पोम, है ना? क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है? किसी भी पोम से, तो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन और अ पॉइंट। उस पर्सन का नेम आपको स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन करना ही करना है। ओके, अगर आप फुल मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो इफ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स, तब
उन बच्चों के लिए ही है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, है ना। आई नो कुछ बच्चे तो इस चीज को फॉलो करेंगे एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल इग्नोर दीज थिंग्स, है ना। क्लास में भी हो सकता है आपको आपके टीचर्स ने बताई हो ये बात, बट आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंशन। क्योंकि क्या होता है चिल्ड्रन कि हम जब भी कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, अगर हमने पॉइंट का नेम राइट किया होता है तो क्या एग्जामिनर जो आपका इन्विजिलेटर होता है, सॉरी इवेल्युएटर होता है, नॉट एन इन्विजिलेटर, इवेल्युएटर होता है ना, वो क्या करेंगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना। और ऑब्वियसली अगर इंप्रेशन आपका उस इवेल्युएटर पे अच्छा पड़ गया ना, तो नो डाउट यू विल ग्रैब गुड, यू कैन ग्रैब गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे ना, दिस इज डैम श्योर। ओके, सो इसलिए जैसे जैसे टाइम टू टाइम आपको मैं कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइसेस, कुछ बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स, है ना। अगर फॉर्म में से आता है तो कैसे करना है, चैप्टर में से आता है तो कैसे करना है। बट द थिंग इज हम तो यहाँ पे बता के चले जाएंगे, विल कंप्लीट, हम तो अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे एंड देन विल प्रोवाइड इट टू यू, हमारी ड्यूटी खत्म। बट द नेक्स्ट थिंग इज आपको उसको फॉलो करना है। ओके, इफ वी आर कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर द वन स्टेप, आपको हमारी तरफ 2 स्टेप्स चलना पड़ेगा। ओके, दिस इज द कंडीशन। ओके, सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म नंबर 2, और उस फॉर्म का जो नेम है दैट इज फायर एंड आइस। क्या है उस फॉर्म का नेम? फायर एंड आइस। ओके चिल्ड्रन, तो मैंने जैसा कि बता ही दिया कि फायर एंड आइस जो है, इट हैज बीन रिटन बाय whom? It has been written by Robert Frost. ओके, किसने राइट की है? द पोम हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये पोम का नंबर कौन सा है? द नंबर ऑफ दिस पोम इज 2. ओके, पोम नंबर 2, Fire and Ice, and it has been written by a very famous poet, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ये कैसे पोएट थे। ही इज अ नेचर पोएट। कैसे पोएट हैं ये? ही इज अ नेचर पोएट। कैसे पोएट है चिल्ड्रन? ही इज अ नेचर पोएट। ओके, अब नेचर पोएट क्यों है? क्योंकि इनकी मैक्सिमम जो पोएट्रीज होती हैं, मैक्सिमम जो पॉम्स होती हैं, वो बेस्ड होती हैं किस पर? दे आर बेस्ड ऑन दी सिंबल्स, है ना। उनकी पॉम्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स देखने को मिलते हैं, और वो जो सिंबल्स उन्हें वो लेते हैं ना, जो सिंबल्स जहां से वो उठा के लाते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, दे आर द नेचुरल थिंग्स। और वो कहाँ के सिंबल्स होते हैं? वो सिंबल्स होते हैं नेचुरल थिंग्स, यानी नेचर से रिलेटेड जो थिंग्स होती हैं उनको पॉइंट कंसीडर करते हैं अपनी फॉर्म में, सिंबल्स में। और वो सिंबल्स दिखाते हैं नेचर, लेकिन वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट होते हैं? वो रिलेट करते हैं ह्यूमन की लाइफ से, ह्यूमन बीइंग से। ओके, तो इस तरह से क्लियर होता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये कैसे पोइट है। ही इज अ नेचर पोइट। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखिएगा चिल्ड्रन, ही इज एन अमेरिकन पोइट टू। ही इज एन अमेरिकन पोइट। और कौन से पोइट हैं ये? अमेरिकन पोइट है, नेचर पोइट है, अमेरिकन पोइट है। साथ ही साथ एक बात और अगर आपने देखें तो इनको हम लेक पोइट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेक इज also an example of, lake is also an example of what? It is also an example of नेचुरल थिंग्स, है ना, नेचर। तो इस तरह से उनके कुछ क्या रहते हैं? सिंबल्स रहते हैं, जो कि किससे बेस्ड होते हैं? दे आर बेस्ड ऑन दी नेचर। लेकिन वो कहीं ना कहीं नेचुरल थिंग्स होती हैं, बट वो किससे कनेक्टेड होते हैं? दे आर कनेक्टेड विद द लाइव्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब और चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, इनका जितना भी वर्क होता है ना, वो वर्क किससे रिलेटेड रहता है? रूरल लाइफ से, है ना। इट इज रिलेटेड टू दी रूरल लाइफ। किससे रिलेटेड होता है चिल्ड्रन? रूरल लाइफ से। ओके, तो रूरल लाइफ से क्यों? बिकॉज अगर हमें नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, इफ वी वांट टू ऑब्जर्व द नेचर वेरी क्लियरली, तो हम सिटीज से ज्यादा, अर्बन से एरियाज से ज्यादा हम कहाँ पे प्रेफर करेंगे? हम रूरल एरियाज को प्रेफर करते हैं। और क्यों? क्योंकि वहां पे जो सोर्सेज होते हैं, यानी रिसोर्सेज होते हैं, दे आर मच मोर विजिबल देन दी रूरल एरियाज, है ना। क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। रिसोर्सेज इन द सेंस कि जो कैसे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो वाटर, है ना, ट्रीज, फॉरेस्ट, है ना। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम देखें तो हमारे पास ये आते हैं, ठीक है। स्ट्रीम जो होते हैं, दे आर फ्लोन इन दी विलेज ओनली। तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स पोएट ने अपनी इस फॉर्म में भी यूज किए हैं, है ना। सो अब इस फॉर्म में चिल्ड्रन देखें तो हमारे नेम से ही हमें जो क्लियर हो रहा है, फॉर्म की जो नेम है, सॉरी, फॉर्म का जो नेम है, उसी से ही क्लियर हो रहा है क्या?
फायर एंड आइस। इट मींस एक तो पोएट ने हमें क्या सिंबल दिया, फायर, और एक सिंबल दिया है आइस। ओके, कौन कौन से टू सिंबल्स हैं, फायर एंड आइस। ओके, दो सिंबल्स हैं। अब फायर एंड आइस, देखो फायर भी क्या है, नेचुरल थिंग है ना, वो नेचुरल है, आइस इज ऑल्सो नेचुरल थिंग। तो हमें एक नेम से क्लियर हो गया कि इस फॉर्म में पोएट ने हमें क्या दिए हैं, सिंबल्स दिए हैं। और एक चीज ध्यान में रखना चिल्ड्रन, जब भी पोएट किसी फॉर्म में सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं वो एग्जाम्पल होता है किसका, सिंबोलिज्म का। किसका एग्जाम्पल होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंबोलिज्म। किसका एग्जाम्पल है वो, सिंबोलिज्म का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, किसके थ्रू, बाय दी पोएट। ओके, तो इस तरह से हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट विल रीड आउट दी स्टैंजास। कितने स्टैंजास में डिवाइडेड है, द पोम इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास। ओके, एंड जो ये पोम है ये पोएट अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताएंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताएंगे क्या, whatever the message is given in the poem by the poet, वो उन्होंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हमें बताया है। ओके, सो अब वन लाइन में क्या है, लाइन नंबर 1 इज some say the world will end in fire. Some say the world will end in fire. Okay, some say in ice. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Okay, so this is stanza number 1. Okay, तो अब देखिए चिल्ड्रन, some say the world will end in fire and some say in ice. Okay, तो it means कहीं ना कहीं ये जो पोम है ये किससे रिलेटेड है, the poem is related to the destruction. किससे रिलेटेड है, the poem is related to the destruction of what, destruction of this earth, destruction of this world. Okay, तो first और second line से children it is very much clear over here that some say the world will end in fire. End किसका synonym है, end हम बोले तो destruction है ना, तो some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं क्या, जो ये वर्ल्ड है, ये जो संसार है, इट इज गोइंग टू बी एंड, है ना, ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, फायर से, है ना। अब फायर पोएट ने सिंपल सिंपल यहाँ पे एक वर्ड दे दिया फायर, बट अगर इसका हम सिंबॉलिक मीनिंग देखेंगे ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया चिल्ड्रन कि ये जो पोम है कैसी पोम है, सिंबल्स। तो हम इसके लिटरेरी मीनिंग्स के साथ साथ हम इसको हिडन मीनिंग में भी चेक करेंगे कि एक तो हम देखें तो अगर पोएट ने लिटरेरी मीनिंग देखा तो अब फायर जो है, फायर ऑब्वियसली फायर इज एबल, फायर में वो क्वालिटी है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी थिंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है ना। इफ एनी ऑफ द फायर इज सेट ऑन एनी ऑफ द थिंग, मतलब कोई, मतलब फायर जो है इफ इट इज सेट ऑन एनी ऑफ द थिंग वो उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय करेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। और क्या करेगी, फायर जो है ना वो रैपिड डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। कैसा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, रैपिड, रैपिड मतलब बहुत तेजी से। ओके, आपने सुना होगा अगर किसी फॉरेस्ट में आग लग जाती है, इफ एनी ऑफ द फॉरेस्ट, कोई भी हो, चाहे अफ्रीका का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो अगर वहां के फॉरेस्ट में फायर लग जाती है तो वो फायर क्या करती है, पूरे के पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर देती है। द फायर डिस्ट्रॉयज द एंटायर जंगल, एंटायर फॉरेस्ट, है ना। तो एकदम बहुत तेजी से, और वो क्या करती है, फ्लेम बहुत जल्दी जल्दी आगे को बढ़ती है ना। अगर कोई बिल्डिंग में फायर लग जाए, है ना, इफ एनी ऑफ द बिल्डिंग, एनी ऑफ द हाउस इज सेट ऑन टू द फायर, तो उससे भी क्या होगा, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। क्लियर हुआ, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होती है। तो रैपिड मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन, अगर चिल्ड्रन आपसे क्वेश्चन में कोई पूछता है, अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि फायर को कैसा मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन बताया है, तो इट इज told by the poet that fire is considered as the rapid medium of destruction, यानी बहुत तेजी से खत्म करने वाला जो पार्ट है वो क्या है, that is what, that is fire. क्लियर हुआ चिल्ड्रन। अब ये तो था हमारा लिटरेरी मीनिंग इसका, है ना। अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखें यानी अकॉर्डिंग टू दी वर्ड, बट अगर हम इसका हिडन मीनिंग देखें, अब आगे वाली लाइन में देखिए, सम से इन आइस, अब कहते हैं कुछ लोग क्या कहते हैं, आइस से भी तो वर्ल्ड क्या हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड, है ना। अब पॉइंट जो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग टू एन नंबर ऑफ द पीपल्स, उन्होंने अपने
एक्सपीरियंस को शेयर किया लोगों के साथ, एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू ग्रैब द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजन्स, कि लोग क्या सोचते हैं, वॉट एवर आई थिंक and whatever the another people think, whatever the people who is standing in front of me and whatever the people who is standing in front of me वो कैसा सोचते होंगे, and what I used to think, मैं कैसा सोचता हूँ, है ना। सो इस तरह से पोइट ने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एक पोइट फॉर्म राइट की है ना। अब वो कह रहे हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, इफ आई हैड अ वर्ड विद मेनी ऑफ द पीपल, आई वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, मैं वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पर क्या किया, मैंने विजिट किया, आई विजिटेड मेनी प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड, तो मैंने क्या देखा वहां पे, एंड आई हैड अ वर्ड विद मेनी ऑफ द पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, और जैसे मैंने लोगों से बातचीत की, एंड इफ आई हैड अ वर्ड विद देम, और मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि अगर आपके अकॉर्डिंग वर्ल्ड को खत्म होना है, ये अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है, तो कैसे डिस्ट्रॉय होगा, ये अर्थ कैसे डिस्ट्रॉय हो पाए, खत्म कैसे होगी। तो कहते कुछ लोग जो हैं उनसे मुझे क्या आंसर मिला, आई रिसीव्ड एन आंसर दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। क्यों, जितना जल्दी खत्म होने, वर्ल्ड को अगर खत्म होना है तो वो रैपिड डिस्ट्रक्शन चाहिए, रैपिड डिस्ट्रक्शन है तो वो फायर है। ओके, अब कहते हैं लेकिन कुछ लोगों से मैंने बात की, वो लोग कहते हैं आइस, है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं। अब यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग तो चिल्ड्रन अगर देखें, सिंबॉलिक मीनिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स हैं हमारे पास, फायर एंड आइस, है ना। यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, वी हैव टू वर्ड्स, फायर एंड आइस। ओके, सो फायर का अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखें तो मैंने बता दिया कौन सा है, रैपिड डिस्ट्रक्शन, है ना, रैपिड डिस्ट्रक्शन, ये क्या है, ये फायर का मीनिंग होता है। ओके, अब आइस का अगर मैं बात करूं तो ये स्लो है, इट इज दी स्लो मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना। ये आइस जो है ये इसका क्या है, ऑपोजिट है, बिल्कुल स्लो मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, अब अगर मैं आगे बात करूं इसका, अगर ये तो था हमारा लिटरेरी, कौन सा मीनिंग है, दिस इज दी लिटरेरी मीनिंग। ओके, बट अगर मैं इसका सिंबॉलिक मीनिंग की बात करूं, तो सिंबॉलिक मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो फायर को किसका सिंबल दे दिया, फायर को सिंबल दे दिया क्या, द फायर हैज बीन गिवन अ सिंबल ऑफ, यहां पे देखिए चिल्ड्रन, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखिए, अब यहाँ पे फायर जो है उसको किसका एग्जाम्पल दे दिया, डिजायर। अब डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छाएं, क्या होता है, इच्छाएं, है ना, क्या होता है, इच्छाएं। तो डिजायर्स का मतलब होता है इच्छाएं, इट मींस अगर डे बाय डे लोगों की जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, लोगों की डिमांड्स जो हैं वो क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। एंड फॉर सपोज आपने, आपकी किसी फॉर लव्ड वन, या अपने अपने बात करें कि अपने इस अर्थ पे बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, तो वी कांट फुलफिल द डिजायर्स ऑफ ईच एंड एवरीवन, बट स्टिल सपोज हम उनको फुलफिल कर भी रहे हैं, एंड सपोज a situation arises in front of us, और कहते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी डिमांड आई जिसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, है ना, फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो अगर वो डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो हमारे लिए उस सामने वाले पर्सन के हार्ट में, माइंड में क्या हो जाएगा, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, और वो हमारे लिए क्या करना स्टार्ट कर देगा, द पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट, द पर्सन विल स्टार्ट हेटिंग अस, वो हमें क्या करना स्टार्ट कर देगा, हमें हेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी वो हमसे नफरत करने लग जाएगा। और नफरत जो जिसको सिंबल बोला है वो कौन सा है, आइस, इट मींस आइस जो है उसको किसका सिंबल दे दिया, हेट का, है ना। तो इट मींस स्लो मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड हेट। तो अगर हमारी डिमांड्स को, हम किसी की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, या अपने खुद का एग्जाम्पल लें कि आज हमारी कोई डिमांड कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में उस पर्सन के लिए क्या क्रिएट हो जाएगी, हेट क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी चिल्ड्रन, हेट क्रिएट हो जाएगी। ओके, हेट मींस नफरत, क्या क्रिएट हो जाएगी, नफरत, क्या, नफरत, यस, तो नफरत क्रिएट हो जाएगी, है ना। एंड एज द डिमांड्स विल इंक्रीज, लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी, और अगर लोगों की डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो हेट बढ़ती जाएगी, एंड इफ द हेट विल इंक्रीज, if the feeling of enmity, if the feeling of hatred,
अगर इंक्रीज होती गई, अगर फीलिंग ऑफ किसके चिल्ड्रन, हेट्रेड और एनिमिटी यानी दुश्मनी की फीलिंग है ना, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नफरत की जो फीलिंग्स हैं वो डे बाय डे अगर बढ़ती जाएगी, तो एक दिन सिचुएशन ऐसी होगी कि वहां पर वर्ल्ड में क्या स्टार्ट हो जाएगी, वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। एंड एज द वॉर विल स्टार्ट, तो ऑब्वियसली जो वर्ल्ड है इट विल गो टू एंड, ठीक है। तो इससे जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फायर का हम सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो डिजायर, आइस का सिंबॉलिक मीनिंग देखें हेट, है ना, और अगर वैसे देखें लिटरेरी मीनिंग देखें तो इसको मैंने बता दिया रैपिड डिस्ट्रक्शन और वो स्लो। व्हाई? बिकॉज स्नोफॉल जब भी होता है ना चिल्ड्रन, तो स्नोफॉल होता है तो स्लोली 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 जो स्नो का लेवल है इट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होता है ना, और जो टेम्परेचर है वो स्लोली स्लोली क्या जाता है, माइनस में जाता है। एंड इफ द टेम्परेचर विल गो इन द माइनस और आपकी टोटल जो सराउंडिंग्स है वो स्नो से कवर हो गई, तो ऑब्वियसली you will not be able to survive over there, आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से देखें तो हमें मीनिंग इन्होंने बताया किसका, किसका मीनिंग बताया चिल्ड्रन, फायर एंड आइस का। चिल्ड्रन तो मैंने आपको मोस्टली जो पोम है वो यहीं पे कंप्लीट कर दी है। अब बात रहती है हमारी इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की, है ना, तो हम उसको कवर करते हैं आगे की स्लाइड्स में। तो अभी हमने पढ़ी नहीं थी पूरी पोम, इसको कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इट मींस मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया, टेस्टेड का मतलब चिल्ड्रन क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस, कि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया, डिजायर इट मींस फायर का, है ना, सो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कहता है मैं उनके साथ हूं जो किसको फेवर कर रहे हैं, फायर को। ओके, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि डे बाय डे अगर लोगों की इच्छाएं बढ़ेंगी तो वो एक दिन हमारे अर्थ को खत्म कर देंगी, ठीक है। बट अब आगे कहते हैं इफ आई हैड टू पैरिश ट्वाइस, कहते हैं सपोज सेकेंड टाइम अगर मुझे चांस मिलता है टू विटनेस और टू आस्क फ्रॉम मेनी ऑफ द पीपल, कि जो सेकेंड टाइम अगर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना है, इफ द अर्थ हैज टू बी डिस्ट्रॉयड फॉर द सेकेंड टाइम, तो क्या करना होगा, ठीक है। इफ आई हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश मींस खत्म करना, अगर मुझे चांस मिलता है अनदर टाइम यानी सेकेंड टाइम, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, है ना, मैं इतना सोच रहा हूं कि मुझे पता है, कितना मुझे सफिशिएंट पता है, मुझे उतना पता है किसके बारे में, हेट के बारे में, ठीक है। टू से दैट डिस्ट्रक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कहते क्यों, क्योंकि लोग कह रहे हैं फायर जो है वो अर्थ को खत्म कर देगी, बट कहते हैं मैं जितना जहां तक जानता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो आइस भी कम नहीं है, इट मींस हेट, यानी आइस जो है वो किसकी, हेट, नफरत भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि नफरत किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हेट है इट कैन बी कन्वर्टेड इन दी वॉर, वो किस में, जंग में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो कहता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी क्या है, ग्रेट है, ग्रेट। ओके, एंड वुड सफाइस, और आइस जो है उसमें पूरी की पूरी पूरी क्या क्वालिटी है, इट मींस आइस सफिशिएंट है किसको, वर्ल्ड को खत्म करने में, है ना। तो सफाइस का पूरा नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे, सफिशिएंट। ओके चिल्ड्रन, तो ये हमने टू स्टैंजर्स की जो वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट बट अ वेरी फुल ऑफ मीनिंग, बहुत सारे मीनिंग से रिलेटेड हमारी पोम है, तो उसको हमने रीड आउट कर लिया। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, so the poem expresses the profound idea that the world would end in either of two ways। अब जो वर्ल्ड है वो किससे, दो तरीकों से खत्म होगा, either by ice और fire, मैंने आपको बता दिया, either by hate और desire, hate और desire। ओके चिल्ड्रन, यानी नफरत और इच्छाएं, हिंदी में भी मैं राइट कर देता हूं आपके लिए, नफरत और इच्छाएं, है ना। तो साथ साथ हमने लिटरेरी मीनिंग भी देखा और साथ साथ मैं आपको इसके सिंबॉलिक मीनिंग भी बता रहा हूं, ठीक है। तो बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस। तो अभी क्या है, नफरत हो गई या क्या हो गई, इच्छाएं, ठीक है। या अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो हेट की बात करूं और डिजायर, तो दोनों कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू ह्यूमन, किससे रिलेटेड है, ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन मींस
एक मनुष्य के सोचने के बारे में, सोचने समझने के से रिलेटेड है। ओके, तो दोनों जो कंपोनेंट्स है दे आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन, दोनों को कंपेयर कर दिया किससे? सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन, हेटर्ड एंड डिजायर। तो द पोएम वेरी artistically underpins the philosophy that we let our emotion rule us, and if we don't control them they will surely destroy everything around us, है ना। तो हमें क्या होता है, हमारे माइंड में चिल्ड्रन अगर कोई डिमांड होती है ना, हमें लगता है हमारे माइंड में कोई डिजायर है, तो हम फटाफट उसके लिए डिमांड कर देते हैं, किसके पास? अपने फादर के पास जाते हैं, दैट आई नीड दिस थिंग, मुझे तो ये बहुत जल्दी चाहिए। बट सपोज आपके मतलब आप सिचुएशन को समझो कि आपके फादर उस सिचुएशन में कभी नहीं होते, कि उन्हें नहीं पता चल, मतलब ही विल नॉट बी एबल टू फुलफिल, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते आपकी डिमांड को, तो आप क्या करते हो? आप उस सिचुएशन को एक ऐसा क्रिएट कर देते हो कि जो सारा का सारा एटमॉस्फेयर होता है ना, इट बिकम्स नेगेटिव। ओके, तो ये वही बता रहे हैं कि बहुत ही आर्टिस्टिकली, इट मींस बहुत ही अच्छे से, आर्टिस्ट वे में, जिस तरह से आर्टिस्ट बताते हैं ना, क्लियर करते हैं सब कुछ, तो ये भी पोम बहुत अच्छे से इस फिलॉसफी पे काम कर रही है, किस पे? दैट वी लेट आर इमोशंस, कि हम अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और अगर हम उनको कंट्रोल नहीं करते तो वो ऑब्वियसली हमारे अराउंड जो एटमॉस्फेयर होता है उसको खराब कर देती है। सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस बोथ आर जस्ट एज कंपोनेंट competent in bringing the world to a catastrophic end, और दोनों ही जो है वो वर्ल्ड को फाइनली एक खत्म की, नाश, यानी वर्ल्ड का जो नाश करने में वो दोनों क्या है? इक्वल है। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह से ये पॉम बताते हैं, पॉम में बताते हैं कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब हम इसकी एनालाइज करते हैं पैराफ्रेज को। तो some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire I told with those who favor fire। अब डिजायर का मीनिंग देखें तो डिजायर का मीनिंग है चिल्ड्रन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। इट मींस एक बहुत ही बड़ी इच्छा जो हमें चाहिए कि आज ही हमारा वो पूरा हो जाए। फेवर मींस अप्रूवल या सपोर्ट करना। ओके, सो अब कह रहे हैं द वर्ल्ड would end in either of two ways, either by ice or fire। जो वर्ल्ड है वो दो तरीकों से खत्म होगा। One group is of the opinion that someday the earth's core will get so heated, कि अर्थ की जो कोर है, कोर का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ की कुछ लेयर्स हैं, है ना, ये लेयर्स हैं, तो मिडल जो होती है उसको क्या बोला जाता है? कोर, है ना। सो एक लेयर है, उन सब में से एक लेयर होती है कोर। कहते हैं कि अगर डे बाय डे धूप बढ़ती गई, है ना, इट मींस अगर इस वर्ल्ड में हीट इंक्रीज हो गई तो फायर, इट मींस फायर, फायर से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, और डिजायर तो पॉइंट ने हमें सिंबल दिया है ना। तो अगर हीट प्रोड्यूस हुई, तो अगर हीट प्रोड्यूस होती है डे बाय डे, तो हीट क्या करेगी? अर्थ के अंदर जाके अर्थ के अंदर हीट प्रोड्यूस करेगी, है ना, गर्म होगी, तो इट विल लीड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस, और इससे क्या होगा? फायर लगेगी। अब आपने देखा होगा चिल्ड्रन, जो ज्वालामुखी होती है ना, उसको आपने देखा होगा कि किस तरह से वो फटती है ना। सो कैसे, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द inner core of the earth। Okay, so on the other hand the second group says that if the temperature goes down to an extent that makes life on earth impossible it would have the same catastrophic effect। तो अब बता रहे हैं on the other hand, लेकिन कहते हैं कुछ दूसरे ग्रुप से अगर हम बात करें तो अगर टेम्परेचर गिर जाएगा बहुत ज्यादा तो इससे अर्थ पे रहना क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा, एंड इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट। और इससे भी वो एक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि जो अर्थ है वो खत्म हो सकती है। The poet then compares fire and ice with the destructive features of human emotion, that is desire and hatred। तो फर्स्ट इनमें देखें तो यहाँ पे तो ये लिटरेरी आपको बता दिया, और उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं तो वो बताया है इसमें किसमें? दैट सिंबॉलिक, है ना, वही सेम बात चल रही है ना। तो चलो देखो एक ही बात को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी, आपको लर्न हो जानी चाहिए साथ साथ, है ना। सो ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट इज ही इज अवेयर अबाउट फायरी डिजायर्स he would favor the ones who say that it would be fire। कहता है मैं उनके फेवर में हूँ क्योंकि जो डिजायर्स है ना वो किसके बराबर है? फायर के बराबर है ना। और वो कहते हैं कि by saying so he brings the idea that human beings let their emotions rule them and consequences or unmonitored longing of is cause chaos, है ना। सो अब इसमें बता रखा है कि अगर
अपने आइडियाज को हम कंट्रोल नहीं करते, हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली क्या होता है, हमारा जो ये अर्थ है यानी हमारा जो सराउंडिंग्स है वो हम क्या कर देते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। या तो इस तरह से ये चैप्टर फॉर्म में बताया है। नेक्स्ट, अब सेकेंड स्टैंजा देखें तो, बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. Okay, so perish का मतलब die, it means खत्म होना. Okay, suffice, sufficient. Okay, अब then by not wanting of the first option of fire he considers that if the world has to expire twice, अगर संसार को दूसरी बार खत्म होना है तो आइस भी क्या है, इक्वली कॉम्पिटेंट, मतलब पूरी की पूरी उसमें क्वालिटी है कि वो इसको खत्म कर सकते. He brings about a contrast between ice and hatred. अब वो contrast ice और hate दोनों में क्या करते, comparison create करते हैं. The human capability of insensitivity and hatred has the potential of inner destruction. और अगर लोगों की जो hate है वो हेट किससे बनती है, इनसेंसिटिविटी से. अगर लोग एक दूसरे से इनसेंसिटिव मतलब इनसिक्योर होते हैं तो एक दूसरे के लिए उनके माइंड में क्या क्रिएट होती है, नफरत क्रिएट होने लग जाती है. ओके, तो ये इसमें इट मींस आइस में वो पूरी की पूरी ताकत है, पोटेंशियल है, जिससे कि वो क्या कर सकता है, आइस वर्ल्ड को खत्म कर सकती है. तो दो, स्लो एंड स्टेडी. अब जो मैंने बताया ना कि जो आइस है वो कैसे मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन है, स्लो, तो कहते हैं स्लो, धीरे धीरे, इट हैज द सेम इफेक्ट दैट डिजायर हैज ऑन अस, है ना. So if given an option between fire and ice, तो ice would be just as good as fire to destroy the world. कहते हैं अगर दोनों ऑप्शन दे तो ice भी क्या है, equally responsible है for the ending, for the destruction, for the destroying of the earth. Okay, clear हुआ चिल्ड्रन यहाँ तक. तो ये हमारे दोनों स्टैंजर्स हमने क्लियरली यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं. ओके, अब देखिए, अब हम इसके अगर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, लिटरेरी डिवाइसेस, तो लिटरेरी डिवाइसेस बहुत सारे पॉइंट ने यूज किया. सबसे पहले तो हमें पता है कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज है, एक बहुत ही क्लियरली यूज किया हुआ है, सिंबोलिज्म. इट मींस क्या दिया है पॉइंट ने यहाँ पे, सिंबल्स का यूज किया है. अब राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम अगर मैं स्टैंजा नंबर 1 की बात करूं तो आपको मैंने वैसे सिखा रखा है कि स्टैंजा की हम राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे चल, तो अब इसका जो फर्स्ट है यानी हम ए बी सी डी, अब देखिए फर्स्ट जो वर्ड, फर्स्ट लाइन की जो एंडिंग में वर्ड दे रखा है वो क्या है, फायर. सेकंड जो है आइस, थर्ड है डिजायर और डी नंबर पे है फायर. ओके, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. फायर देखो चिल्ड्रन, ए और बी तो आपने एज इट इज राइट करना है. ओके चिल्ड्रन, ए और बी तो हमने राइट कर दिया एज इट इज, बट अब क्या करना है, आपको चेक करना है क्या सी की साउंड किसी से मैच हो रही है. फायर आइस, नो. फायर डिजायर, क्या मैच हो रही है, हो रही है, मैच हो रही है. यस ऑब्वियसली, फायर डिजायर, फायर डिजायर, फायर डिजायर. ओके, तो आपको चेक करना है साउंड को. तो अगर सी की साउंड ए से मैच हो रही है तो हम सी को किससे रिप्लेस कर देंगे, वी आर गोइंग टू रिप्लेस सी विद ए. ओके, अब आगे देखिए, डी पे आइए. फायर, फायर तो वर्ड ही सेम आ गया है ना, तो वर्ड सेम आ गया तो ऑब्वियसली हमारी राइम स्कीम क्या बन जाएगी, ए बी ए ए. तो इस तरह से हमारी राइम स्कीम बन गई ए बी ए ए. ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको फाइंड आउट करनी है राइम स्कीम. ओके, अब देखिए एसोनेंस. अब आपको मैंने चिल्ड्रन बताया ही था कि एसोनेंस क्या होता है, द प्रोमिनेंट साउंड दैट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोम. यानी प्रोमिनेंट साउंड यानी बहुत ज्यादा जिस साउंड का इफेक्ट हमें पूरी पोम में देखने को मिला है, वो अगर वो साउंड कौन सी होती है चिल्ड्रन, वॉल साउंड होती है. क्या होती है, वॉल साउंड यानी स्वर. कौन सी साउंड होती है, स्वर. तो वॉल चिल्ड्रन आपको मैंने बताया हुआ ए ई आई ओ यू, तो अगर इनकी साउंड होती है, होते हैं स्वर, इनको बोलते हैं वॉल्स. अगर इनकी साउंड पूरे फॉर्म में प्रोमिनेंट यानी मोस्ट इफेक्टिव साउंड होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है, तो उसको बोलते हैं हम एसोनेंस. उसको क्या बोला जाता है, अगर वॉल साउंड आ रही है तो दैट इज कॉल्ड एसोनेंस. क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, उसको बोला जाता है एसोनेंस. तो इट इज द रिपीटेशन ऑफ अ वॉल साउंड इन द सेम लाइन. The repetition is at different places and different words. अब देखिए, the long sound of O and I hold with those who favor fire. तो यानी O O O, तो ये देखिए आ रहा है ना, O साउंड बार बार रिपीट हो रही है, और I फायर आई, फायर आई. तो इस तरह से साउंड रिपीट हो रही है और साउंड कौन सी है, वॉल साउंड है. ओके, उसके बाद चिल्ड्रन देखिए एलिट्रेशन.
अब एलिट्रेशन में हमें क्या चेक करना है, द रेपिटेशन ऑफ, एलिट्रेशन में क्या चेक करना है चिल्ड्रन, हमें रेपिटेशन, क्या चेक करेंगे हम लोग, रेपिटेशन। ओके, अब रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, जिसको हम हिंदी में बोलें तो बार बार आना, है ना, तो रिपीट होना। अब अगर वो लेटर रिपीट हो रहा है, लेटर मींस अक्षर, क्या हो रहा है, कोई भी अल्फाबेट और अ लेटर इफ इट इज बीइंग रिपीटेड इन द फॉर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या बोला जाता है चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ओके, अब देखिए द साउंड ऑफ एफ फेवर फायर, है ना, वर्ल्ड विल, तो देखिए डब्ल्यू रिपीट हो रहा है और इसमें एफ रिपीट हो रहा है। ओके, उसके बाद देखिए इमेजरी। अब इमेजरी तो देखिए चलन आपके सेंस पे डिपेंड करता है, तो इमेजरी आप जब भी पढ़ते हैं किसी पोम को, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है ना, जैसे जैसे हम पोम को पढ़ रहे थे, मैं आपको बता रहा था, आपके माइंड में एक पिक्चर बन रही थी, हाँ कि वर्ल्ड ऐसे एंड होगा, वर्ल्ड ऐसे, तो पिक्चर्स की हेल्प से पॉइंट हमें बता रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं हमारे माइंड में, एक इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, इमेजरी। ओके, नेक्स्ट इज एनाफोरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब चिल्ड्रन क्या होता है कि अगर कोई भी टू लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। अब देखिए सम, सम, ये लाइन भी स्टार्ट हो रही है और ये लाइन भी स्टार्ट हो रही है ना, सम सम, तो जब टू कंसेक्यूटिव लाइंस यानी दो कंटिन्यूसली लाइंस, जब व्हेनेवर द टू कंटिन्यूसली लाइंस आर देयर इन द पोम एंड दे आर बिगिन, मतलब वो स्टार्ट होती है किससे, सेम वर्ड से, तो उसको बोला जाता है एनाफोरा। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन उसको, उसको बोला जाता है एनाफोरा। ओके, तो अब देखिए सम से इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन 1 एंड 2। अब आगे आ रहा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन चिल्ड्रन, अगर आपने हिंदी में अलंकार पढ़े हैं तो हिंदी में एक टर्म आती है मानवीकरण, है ना, मानवीकरण मींस देखो मानव, मानव प्लस करण, है ना, मानव से मिलकर बना, तो ऐसे ध्यान में रखना, इट मींस ह्यूमन, मानव मींस ह्यूमन। तो क्या किया जाता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या बताया जाता है, व्हेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिविंग थिंग इज गिवन टू द नॉन लिविंग थिंग, यानी क्या किया जाता है चिल्ड्रन, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को किसके एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, when the non living things are given the attributes of living thing, उसको हम क्या बोलते हैं, that is called the personification, उसको बोला जाता है personification। तो personification is to give human qualities to inanimate objects, यानी inanimate मतलब एक अपने बोले कि एनिमेटेड सब्जेक्ट, और इनएनिमेट मींस हम कह रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग, है ना, जिसमें जान नहीं, या हम कोई अनदर थिंग की भी यहाँ पे एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं, कि एनिमल्स को हम ह्यूमंस की तरह वर्क करते हुए दिखाते हैं, तो वो हो गया। ओके, सो आगे इसमें दे रखा है कि दोनों जैसे फायर एंड आइस जो है वो दोनों कैपेबल है डिस्ट्रक्शन के लिए, तो वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन इमोशन से, तो इसलिए पोएट ने यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है आइस को, किससे, डिजायर से, और सॉरी फायर को डिजायर से और आइस को हेटेड से, तो दोनों ह्यूमन इमोशंस है, बट वो किसको दे दिए, नेचुरल थिंग्स को। Thus, the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything. Okay. अब नेक्स्ट है एनजेबमेंट। अब चिल्ड्रन देखिए एनजेबमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द थॉट और क्लोज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एंड अ लाइन ब्रेक, रेदर इट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन, है ना। अब देखिए, अब ये तो है ग्रामेटिकल लैंग्वेज, अब आपको मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में बताता हूँ चिल्ड्रन। अब देखिए सी, हाँ इसमें देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब देखिए चिल्ड्रन, इस लाइन में हम देखें तो इस लाइन की एंडिंग नहीं हो रही, क्या होता है, इट मींस अगर दो या दो से ज्यादा, इफ टू और मोर देन टू कंसेक्यूटिव लाइंस आर देयर या आर गिवन बाय द पोएट without using any of the punctuation mark. What are the punctuation mark? Comma, full stop, question mark, exclamatory sign, inverted commas, है ना, तो इस टाइप के कुछ मार्क्स होते हैं, तो क्या होते हैं, दे आर नोन एज पंक्चुएशन मार्क। तो अगर किसी भी सेंटेंस में टू या मोर देन टू सेंटेंसेस में, लेकिन ध्यान में क्या रखने, कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों की दोनों जो है वो क्या है, कंसेक्यूटिव लाइंस होनी चाहिए, कंटिन्यूसली चलने वाली लाइंस होनी चाहिए, तो वहां पर हम उसको बताएंगे क्या, वहां पर उसको राइट करेंगे एंजैबमेंट। ओके,
एनाफोरा होता है बिगिनिंग में और जो एंजेबमेंट होता है वो होता है एंडिंग में। क्लियर हुआ चिल्ड्रन? सो अब तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में भी है और फिर इस लाइन में, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोस हु फायर। तो इस लाइन में भी कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, लेकिन सेकंड लाइन में तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एंजेबमेंट है। क्या है यहाँ पे चिल्ड्रन, एंजेबमेंट। यहाँ देखिए चिल्ड्रन, अब I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो इन 3 लाइंस में देखिए चिल्ड्रन हमारे पास कोई भी पोएटिक कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो यहाँ पर कौन सी बात करेंगे हम लोग, हम बात कर सकते हैं एनजेबमेंट। क्या बात करेंगे चिल्ड्रन, एनजेबमेंट। किसकी बात करेंगे, एनजेबमेंट। ओके, सो इस तरह से हमने देखा ये पोम की कुछ एक लिटरेरी डिवाइस। अब देखो, अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थ्रू आउट द पोम आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म इज अ सर्टेन टेक्निक दैट apparently poet uses another things to represent the another one। it means कोई एक थिंग को पोइट लेता है और उसको दूसरा, जैसे हम देखें तो फायर, फायर को सिंबल दे दिया किसका, डिजायर का। और डिजायर के बाद अगर हम आइस की बात करें तो आइस को सिंबल दे दिया किसका, हेट का। ओके, so symbolism plays a big role, big part in this poem। Fire and ice are symbolic, है ना, वो symbols हैं। Fire is the symbol of desire, passion। In fact, keen emotions can be said to be presented through fire। Okay, फिर देखें तो ice is a symbol for hated, cold, cruel, etc। तो extreme loathsomeness have been presented through ice। Okay, फिर having the world end in fire or ice doesn't mean just burning or freezing। It's about passion, desire or hatred or क्रुएल्टी। तो देखो सिंबॉलिक मीनिंग के साथ साथ यहाँ पे उसका लिटरेरी मीनिंग भी पोएट ने हमें बता रखा है चिल्ड्रन। इस तरह से हमने कंप्लीट की है हमारी पोम फायर एंड आइस। ओके चिल्ड्रन, तो आई होप कि बहुत ही छोटी सी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मीनिंग वाली पोम आज हमने पढ़ी है चिल्ड्रन। तो आई होप कि समझ आ गई होगी। हर पोम, हर लाइन में सेम ही बात चल रही है चिल्ड्रन। तो बार बार आप अगर इसको 2 बार भी, 3 बार भी, 3 to 4 टाइम्स अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, आपको ये मेमोराइज हो जाएगी, आपको टिप्स पे हो जाएगी ये पोम, है ना। तो आपको क्या करना है, जस्ट कीप योर बुक विद यू। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, राइट डाउन दी मीनिंग्स, है ना, मीनिंग्स को देखिए, वहां पर आप उसके लिटरेरी डिवाइसेस को अंडरलाइन कीजिए। ये लाइन अंडरलाइन करो, यहाँ पे सम है, यहाँ पे भी सम है, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एनाफोरा होगा। तो इस तरह से, क्योंकि चलो अभी तो सेकंड पोम है, आगे बहुत सारी पोम्स हमने करनी है, तो हर पोम में यही सेम लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं दे विल बी रिपीटेड, बार बार आपके सामने आएंगे, है ना। तो ये बहुत ध्यान में रखना है, और भी ऐड होंगे बट ये तो आएंगे ही आएंगे। ओके, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है चिल्ड्रन। ओके, सो आई होप कि आज का हमारा वीडियो सेशन, वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा रहा, आप सभी ने एंजॉय किया होगा आज की वीडियो को, आज के चैप्टर को, आज के पोम को, है ना। सो अब हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू।